वेलकम टू टीवीएस मैथ। मैं जीतराम आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, हमने फर्स्ट लेक्चर में हिस्ट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, उस दिन हमने देखा था कि हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसमें प्रागैतिहासिक काल में जो है तो इसमें किसी भी प्रकार की हमें लिखित जानकारी नहीं मिली थी। इसमें किसी भी प्रकार की लिखित जानकारी नहीं मिली थी। इसमें केवल पुरातात्विक आधार साक्ष्यों के आधार पर हम मानते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल में हमें लिखित जानकारी मिली, बट हम उसको पढ़ नहीं पाए। एग्जाम्पल के लिए जैसे डॉक्टर लिख देते हैं, लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पाते हैं। और ऐतिहासिक काल में हमें लिखित जानकारी भी मिली है और हमने उसको पढ़ भी लिया है। तो इसमें लिखित जानकारी भी मिली है और हमने उसको पढ़ भी लिया। तो देखिए, हिस्ट्री को हमने 3 भागों में डिवाइड किया और इसको डिवाइड करने वाले पूछेगा क्वेश्चन कि इतिहास को लिखित स्रोतों के आधार पर किसने डिवाइड किया था। तो इसका आंसर है जॉन ब्रूस। तो एक पुरातात्विक वैज्ञानिक है जॉन ब्रूस, जिन्होंने इतिहास को लिखित स्रोतों के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड किया। लेकिन कुछ समय बाद ही एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है क्रिश्चियन जॉनसन। तो उन्होंने इसको नकार दिया और उन्होंने इतिहास को लिखित साक्ष्यों के आधार पर ना मानकर उन्होंने त्रियुगीन विभाजन किया है। उन्होंने धातुओं में जो भी हथियार बनते थे तो उनके आधार पर विभाजन किया। तो देखिए, पूछेगा क्वेश्चन कि त्रियुगीय विभाजन किसने किया है, तो उसका आंसर होगा क्रिश्चियन थॉमसन। तो देखिए, इन्होंने कौन कौन से 3 युगों में इतिहास को बांटा है। देखिए, ये है प्रागैतिहासिक काल। तो इसमें जो है प्रागैतिहासिक काल में हम लोगों ने देखा था कि पत्थरों के ज़्यादा औजार मिले थे। तो इन्होंने इसको कह दिया कि ये पाषाण काल है, क्योंकि इसमें पत्थरों के सबसे ज़्यादा औजार मिले थे। तो इसको प्रागैतिहासिक काल को इन्होंने पाषाण काल कह दिया। एंड आद्य ऐतिहासिक काल को इन्होंने कहा, इसमें देखिए कांसे की धातु मिली है तो इसको कह दिया है कांस्य युगीन। इसको कह दिया कांस्य युगीन। और इसमें ऐतिहासिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी और चूंकि सबसे यूजफुल धातु हमारे लिए लोहा ही होती है, तो इस ऐतिहासिक काल को इन्होंने लौह युगीन कह दिया, लौह युगीन। अब पूछेगा क्वेश्चन कि इतिहास का त्रियुगीय विभाजन किसने किया है, तो उसका आंसर है क्रिश्चियन थॉमसन। ओके, तो हम और इसके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमसे जानकारी पूछी जाएगी कि जैसे देखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम इतिहास को पुरातत्वों के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो ये जितने भी पुरातत्व हैं, तो पूरी दुनिया के जितने भी सैंपल हैं पुरातत्व के, एक एक सैंपल, जैसे कोई पुरातत्व कहीं मिला, कहीं से कोई धातु मिली, कहीं से कोई हड्डी मिली, कहीं से पत्थरों के औजार मिले, तो इन सब के जो सैंपल हैं इनको इकट्ठा करके तो क्वेश्चन पूछता है कॉम्पिटिशन में। 2016 में बीपीएससी में पूछा गया था कि पूरी दुनिया के पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ हैं। तो जो पूरी दुनिया का पुरातात्विक संग्रहालय कोपेनहेगन में है, कोपेनहेगन। और अब ये कोपेनहेगन कहाँ पर है, तो ये डेनमार्क में है। तो देखिए, अब ये क्वेश्चन चूंकि पूछा जा चुका है कि पूरी दुनिया का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है, तो हो सकता है कि इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो भारत में पुरातात्विक संग्रहालय है तो वो कहाँ पर है। तो जो भारत में पुरातात्विक संग्रहालय है, भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय, तो ये है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। यह है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। इसका नाम है, जो भारत में पुरातात्विक संग्रहालय है, तो इसका नाम है मानव संग्रहालय। इसका क्या नाम है, मानव संग्रहालय। 1971 में जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो इन्होंने इसका नाम बदल के रख दिया है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। तो इसका नया नाम अब क्या हो गया है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। और एक क्वेश्चन पूछता है इसमें कि ये जो मानव संग्रहालय है, तो ये आता है संस्कृति मंत्रालय। ये आता है हमारा ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन में आता है, जो हमारा ये है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ओके, तो पूछा जाएगा कि पूरी ही दुनिया में जो मानव संग्रहालय के जनक हैं वो कौन है। तो जिन्होंने लिखित साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का डिवीजन किया, तो वही जॉन ब्रूस, वैज्ञानिक जॉन ब्रूस, ये है पूरी दुनिया में मानव संग्रहालय के जनक। और इसके अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारत में मानव संग्रहालय है इसके जनक कौन हैं, तो वो हैं कनिंघम। वो कौन है, कनिंघम। तो देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं मैं सारे के सारे डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि हम केवल ऊपर ऊपर नहीं पढ़ा रहे हैं, डीप में जाके पढ़ा रहे हैं जो भी है।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे। तो देखिए हमने उस दिन डिस्कस किया था कि प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब इसी को हमने बना दिया है पाषाण काल। क्या बना दिया इसको? पाषाण काल। अब इसी का डिवीजन कर दिया हमने फिर से, तो ये हो गया पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एंड नवपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तो इसमें हमने डिवाइड कर दिया। अब देखिए हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि जो भी मानव थे तो उन्होंने सर्वाधिक समय पूरा पाषाण काल में व्यतीत किया था, और जो इस काल का मानव था उसको आदि मानव कहा जाता था। अब क्वेश्चन पूछता है, कुछ दिन पहले एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि जो आदि मानव था उसकी चित्रकारी कहाँ मिली है। तो आदि मानव की चित्रकारी, पूरा पाषाण काल के मानव को आदि मानव कहा जाता था, और इसकी चित्रकारी मध्य प्रदेश के भीमबेटका में मिली है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में, मध्य प्रदेश का भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, और इसकी चित्रकारी जो है वहीं पर मिली है, नर्मदा नदी के किनारे और ये विंध्याचल श्रेणी के पास। तो और मध्य पाषाण काल का जो मानव था इसकी प्रथम देखिए क्या रही है इसकी विशेषता। तो इसमें जो है इसमें माइक्रोलिथ यानी पत्थरों के छोटे हथियार चालू हो गए थे, और इसमें माइक्रोलिथ, और इसमें जो है अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू कर दिया था मानवों ने। अंत्येष्टि कार्यक्रम यानी अंतिम संस्कार। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहाँ फंसाएगा? मध्य पाषाण काल में जो है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन और कृषि, इन ये दोनों की स्टार्टिंग हो गई थी, मतलब स्टार्ट हो गए थे, ये अस्थायी रूप से स्टार्ट हो गए थे मध्य पाषाण काल में। लेकिन देखिए अब हमने पढ़ा था कि प्रथम पालतू जानवर था कुत्ता, और कुत्ता कहाँ मिला था? नवपाषाण काल में। लेकिन पूछ लेगा कि पशुपालन पशुपालन की स्टार्टिंग किस काल में हो गई थी, पशुपालन की शुरुआत किस काल में हो गई थी? तो ये होगा मध्य पाषाण काल। लेकिन सुव्यवस्थित ढंग से पशुपालन और सुव्यवस्थित ढंग से कृषि कहाँ स्टार्ट हुई थी? तो ये होगा नवपाषाण काल। अब देखिए मध्य पाषाण काल में मध्य पाषाण काल में हमारी खेती और पशुपालन स्टार्ट हुआ। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? तो ये मिले हैं मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में, ये फेमस है, इसको याद रखिएगा। और राजस्थान के बागौर में, राजस्थान के बागौर, और उत्तर प्रदेश के बहादुरसराय में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के बहादुरसराय में। तो ये सबसे पहले मध्य पाषाण काल में जो भी कृषि के साक्ष्य मिले हैं, तो इनकी सबसे पहले शुरुआत यहीं से हो गई थी, यानी कृषि करना मानवों ने मध्य पाषाण काल में सीख लिया था। इसके सबसे प्रथम साक्ष्य मिले हैं मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में। और जैसे राजस्थान के बच्चे जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सबसे प्रथम कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो उनका नागौर, और ये उत्तर प्रदेश के बहादुरसराय में। टेक्निकल नेम कुछ चीज़ों के पूछे जाते हैं, जैसे माइक्रोलिथ, मध्य पाषाण काल में छोटे औजार बनने लगे थे पत्थरों के, तो उनको हम माइक्रोलिथ कहते थे। अब कुछ समय पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चिल्कोलिथ किसको कहा जाता है? चिल्कोलिथ, तो देखिए चिल्कोपाइराइट से निकलता है तांबा। जो भी साइंस के बच्चे होंगे तो समझ रहे होंगे कि चिल्कोपाइराइट से हम चिल्कोपाइराइट अयस्क होता है जिससे हम तांबा निकालते हैं, तो कॉपर निकालते हैं, तो देखिए कॉपर को तांबा कहा जाता है। तो जो ताम्र पाषाण है तो इसी को हम नाम दे देते हैं चिल्कोलिथ। तो इसको आप याद रखिएगा कि ताम्र पाषाण को हम चिल्कोलिथ भी कहते हैं। अब देखिए मध्य पाषाण काल में जो है हमने अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू कर दिया था यानी मध्य पाषाण काल में हम शवों को दफनाने लगे थे, तो वो उनकी जो हड्डियां हैं वो बहुत सारी इकट्ठा होते 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 नवपाषाण काल में बहुत सारे शव इकट्ठा हो गए थे। तो उसमें विशाल शवों के जो है विशाल शवों का भंडार मिला है, तो उसको हम कहते हैं विशाल शवागार। विशाल शवागार। तो देखिए अब विशाल को हम या तो लिखेंगे लार्ज या तो लिखेंगे मेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मेगालिथ किसको कहा जाता है? तो मेगालिथ हम किसको कहेंगे?
नवपाषाण काल को। चूँकि मध्यपाषाण काल में हमने स्टार्टिंग ही की थी, उसमें अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू हुआ था, बट इतनी ज़्यादा लाशें इकट्ठा नहीं हुई थी। लेकिन नवपाषाण काल आते आते बहुत सारी लाशें इकट्ठा हो गई थी, बहुत सारी हड्डियाँ एक साथ हो गई थी, तो इसको हम विशाल शवागार कहते हैं, जिसको हम मेगालिथ भी कहते हैं। तो इसको आप याद रखिए। देखिए, अब हमने शुरुआती लेक्चर में पढ़ा था कि कृषि के सबसे पहले साक्ष्य जो है वो पाकिस्तान के मेहरगढ़ में मिले हैं। लेकिन अभी नवीनतम साक्ष्यों के आधार पर देखिए, पीएससी थोड़ा सा डीप में पूछती है और क्वेश्चन को घुमा के पूछती है। ये क्लर्क लेवल में तो पूछ लिया जाएगा कि सबसे पहले कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले थे, तो हम सीधे मेहरगढ़ मार देंगे। लेकिन पीएससी जो भी बड़े एग्जाम है वो डीप में पूछते हैं। तो कृषि के नवीनतम साक्ष्यों के आधार पर कृषि के साक्ष्य मिले हैं लहुरा देव में। कहाँ पर मिले हैं? लहुरा देव में। ये भारत में ही है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के पास। तो पूछेगा कृषि के पहले साक्ष्य, अगर ऑप्शन में लहुरा देव नहीं है तो हम मेहरगढ़ लगा देंगे। लेकिन पूछेगा नवीनतम, अभी 2016 में ये बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हाल ही में नवीनतम साक्ष्यों के आधार पर ये खोज की गई है कि यहाँ पर 8000 वर्ष पहले कृषि के साक्ष्य मिले हैं, 8000 वर्ष एगो। बट हमने पढ़ा था कि मेहरगढ़ में 7000 वर्ष पहले ही मिले थे, तो इसलिए ये लहुरा देव में सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले थे। और देखिए, कृषि में भी कई प्रकार की कृषि होती है। तो देखिए, जैसे कृषि में अगर पूछेगा कि जौ के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो जौ के सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं ईरान में। और गेहूँ के सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं हमें मेहरगढ़ में, पाकिस्तान। और चावल यानी धावल के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो ये हो जाएगा ये लहुरा देव है। और यदि लहुरा देव नहीं है तो देखिए, कोल्डी हवा में भी सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास है, कोल्डी हवा। तो देखिए, हमने ये डिस्कस कर लिया। अब मेहरगढ़ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें हम सीक्वेंस से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो भी मेहरगढ़ से बनने वाले क्वेश्चन हैं। देखिए, यह स्थल जो है ये पाकिस्तान में है। सबसे पहले कृषि के साक्ष्य के रूप में ये जाना जाता है। यह किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में है। मानव ने सबसे पहले सुव्यवस्थित रूप से रहना यहीं से स्टार्ट किया था, मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ से ही सबसे पहले मानव ने स्टार्ट किया था सुव्यवस्थित तरीके से रहना। और देखिए, जैसे प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इन तीनों कालों की जानकारी, इन तीनों कालखंडों की जानकारी यदि हमें किसी एक स्थल से प्राप्त होती है तो वो है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ के बारे में आप इतना याद रखिएगा।